everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन शॉट रिविजन वीडियोस का बाप. यस, बहुत टाइम से यू पीपल वर आस्किंग मी कि मैम वन शॉट रिविजन वीडियोस बनाइए, सारे टीचर्स बना रहे हैं मैम, आप क्यों नहीं बना रहे हो. मैम साक्षी मैम ने भी बना दिए हैं, प्लीज़ आप बना दीजिए. तो मैंने सोचा जो सब करते हैं वो हम क्यों करें, हम तो उससे बेटर कुछ करेंगे ना, राइट. सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन शॉट का बाप, दैट इज कॉल्ड माइंड मैप्स. ये है क्या, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ. माइंड मैप्स का मतलब है एक इन्फोग्राम आपके सामने होगा जिसमें आपको पूरा अपना चैप्टर दिख जाएगा. और इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगी 40 to 50 मिनट्स में सम अप करने की. वैसे तो मेरा टारगेट 30 मिनट्स है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, चैप्टर लंबा हुआ, तो 40 to 50 मिनट्स में आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर. अब इससे आपका फायदा क्या होगा कि आप बिजनेस स्टडीज के पेपर के 2 दिन पहले भी अगर ये वीडियोस देखना चाहेंगे तो आपको बहुत आराम से पूरा का पूरा चैप्टर एक ही सिटिंग में समझ में आ जाएगा. सो हुआ ना ये वन शॉट का भी बाप, राइट. चलिए वो तो आप मुझे बाद में बताइएगा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप देख लेंगे और अच्छे से आप संतुष्ट हो जाएंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपके लिए टर्म 1 के चैप्टर्स का माइंड मैप बनाने वाली हूं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे हमारे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से. द नेम इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइंड मैप. ये एक इन्फोग्राम होता है जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चैप्टर की एक ही डायग्राम में सम अप की जाती है. जैसे कि यू कैन सी मैनेजमेंट चैप्टर है, तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंट सब के सब आपको यहीं पे देखने को मिल रहे हैं. अगर आपने ये रट लिया ना तो पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा. चलिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट. सी, मैनेजमेंट को समझने के लिए हम लेते हैं एक छोटू सा एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है, आप ऐसे मानिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है. उस रेस्टोरेंट में आप यूजुअली जाते रहते हो, वहां पे ओपन किचन है और आपको पता है वेटर्स कौन सी ड्रेस पहनते हैं. बट इस दिन जब स्पेसिफिकली आप गए हो, उस दिन आपने नोटिस किया कि वेटर वाली ड्रेस पहने हुए इंसान कुकिंग सेक्शन में खड़ा हुआ है और कुछ बना रहा है. उसके अलावा यू सॉ वो लोग जो कि बर्तन उठाते हैं झूठे वाले, वो लोग सर्व कर रहे हैं टेबल्स पे. मतलब इधर से झूठे बर्तन उठा रहे हैं और उधर जाके खाना सर्व कर रहे हैं बिना हाथ धोए. इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे अनहाइजेनिक काइंड ऑफ, जो ये सब कर रहे हैं और उसके बाद आपको सर्व कर रहे हैं. और जिन टेबल्स पे खाना फिनिश हो चुका है, जहां पे आपको वो गरम गरम पानी के साथ नींबू देना है, वहां पे वो मेन्यू सर्व कर रहे हैं. और आप लोग क्योंकि अभी आए हो, आपको मेन्यू चाहिए था, बट आपको वो गरम पानी वाले बॉल सर्व कर रहे हैं. क्या लगेगा आपको ये सब देख के, कैसा लगेगा एक्चुअली, आई शुड आस्क. ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो वहां पे क्या चीज मिसिंग है. द आंसर इज एक मैनेजर जो वहां की मैनेजमेंट देख सके. अब आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए हो कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करना ताकि वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हो सके और हमारे जो मेन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कंप्लीट हो सके. रेस्टोरेंट का मेन गोल क्या होगा, कस्टमर्स को सर्व करना अच्छे से ताकि वेस्टेज भी ना हो, वो भी खुश खुश जाएं और हमारे यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से काम करें. अभी जो मैंने सेंटेंस बोले हैं ना, यहाँ से मैनेजमेंट की निकलती है एक डेफिनेशन जो कि है ये. इट सेज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. अब इसको गौर से देखो तुम, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है. क्या करने की, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करने की. मतलब लोग अपना ढंग से काम करें, करवाना मैनेजमेंट में आता है. क्या क्यों करते हैं हम ये, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. जो गोल्स आपने अपने लिए देखे हुए हैं, जो सपने आपने अपने लिए देखे हुए हैं, अपनी कंपनी के लिए देखे हुए हैं, उनको पूरा किया जा सके. किस तरीके से, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे से. इस पूरी डेफिनेशन को अगर मैं डिकोड करूं तो 4 पॉइंट्स निकलते हैं मैनेजमेंट के बारे में.
मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करवाना, काम करवाना एक प्रोसेस की मदद से। मतलब आप मैनेजमेंट जो ये करते हो ये पूरी अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो पूरे स्टेप्स आप करते हो तो मैनेजमेंट कंप्लीट होती है। और कैसे काम करवाना, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। और चौथा पॉइंट है हम ये सब क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो काम करवाना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, और काम करवाना एक प्रोसेस की मदद से। ये 4 पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के बारे में जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इसी से आप अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। अगर कायदे से देखें तो ये डेफिनेशन अगर आप अपने पेपर में लिख के आएंगे तो ये अपने आप में मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट को कवर करती है। अब यहां से इस डेफिनेशन से हम उठाएंगे 2 वर्ड्स और उनका मतलब और डिफरेंस समझेंगे। वर्ड्स आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्या मतलब होता है इनका समझना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बहुत बार इनके डिफरेंसेस के बारे में पूछ चुका है। जब मैं 12th में थी मेरे तो फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। सो ये तो हमें जानना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। सी, मैं पहले आपको माइंड मैप पे लेके चलती हूँ। लेट मी शो यू ये क्या बोलते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में। एफिशिएंसी के बारे में ये बोल रहे हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस के बारे में बोल रहे हैं अचीविंग टारगेट्स। अब आपको मैं लेमन्स लैंग्वेज में अगर समझाऊं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, तो ऐसे मानिए इफेक्टिव एक वर्ड है और एफिशिएंट एक वर्ड है। एफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है जितनी कम कॉस्ट हो सके उतने में आप अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कीजिए। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ऐसे मानिए मौसम्बी के जूस की एक शॉप है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम मौसम्बी डाली जाए लेकिन जूस ज़्यादा निकले और वेस्टेज ना हो। मौसम्बी में एक बार जूस निचड़ने के बाद कुछ रहे नहीं। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कम इनपुट्स के साथ ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना, वेस्टेजेस को रिड्यूस करके। ये 3 चीज़ें हैं। मैं दोबारा से आऊँगी इस पे, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं गन्ने के जूस का। गन्ने वाले कैसे करते हैं, बार बार वो जूस वाली मशीन में गन्ने डालते रहते, नो मैटर उसका पूरा कचरा निकल जाता है लेकिन फिर भी वो डालते रहते हैं उसे। वो चलते हैं एफिशिएंसी के प्रिंसिपल पे कि हमने लेस इनपुट्स डाले हैं ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए, वेस्टेजेस को रिड्यूस करके। तो 3 चीज़ें क्या हुई, लेस इनपुट्स, ज़्यादा आउटपुट, लेस वेस्टेज। ये एफिशिएंसी को अच्छे से दर्शाते हैं। सो एफिशिएंसी के बारे में कभी भी लिखना हो तो यही लिखना कि रिड्यूस्ड कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल कम करके किस तरह से हम ज़्यादा आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली काम कंप्लीट करना। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म चाहिए। अगर तुम उस प्रोजेक्ट को 10 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लेते हो मतलब तुम इफेक्टिव हो। लेकिन अगर नहीं कर पाते, तुम्हारा 15 दिन तक प्रोजेक्ट चला रहता है क्योंकि बीच में तुम चिल कर रहे थे, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे थे, तो मतलब तुम इफेक्टिव नहीं हो। सो इफेक्टिव का मतलब होता है जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसके बीच में अगर आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इफेक्टिव कहलाए जाएंगे। सो एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में काम करना, रिड्यूस्ड कॉस्ट के साथ काम करना, वेस्टेजेस को रिड्यूस करके। और इफेक्टिवनेस मतलब टाइमली काम कंप्लीट करना। तो टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी में कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस में टाइम इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, यू आर सपोज टू लाइक अपने दिमाग में बिठा लेना इन वर्ड्स को, क्योंकि ये इन सारे वर्ड्स की पहचान है। ठीक है, सो हमने क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन एंड अलोंग विद दैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के प्रिंसिपल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट किस पे जाने वाले हैं, तो हम जाने वाले हैं फीचर्स के ऊपर। अब हम जानेंगे ये जो डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे मेंशन है उनका क्या मतलब है।
ओके, सो फीचर्स को हम एक अलग से स्लाइड पे देख लेते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग जो वर्ड्स हम लिखे वो आप कॉपी कर सकें। ओके, सो ये फीचर्स हैं आपके, जिसमें शुरुआत होती है हमारे गोल ओरिएंटेड फीचर से। ये सारे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सब के भी फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के फीचर्स हैं ये सब, जिसमें फर्स्ट गोल ओरिएंटेड है। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट ना हमेशा गोल के टूवर्ड्स देखते हुए काम करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी एग्जिस्टेंस में आती है उसके कुछ सपने होते हैं। फॉर से एक नया नया रेस्टोरेंट खुला है तो उसका सपना होगा मैं 5 स्टार होटल, 5 स्टार रेस्टोरेंट बनूं। यही होगा ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मेरे हाथ में हो। तो ये सारे सपनों के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। अब ये उसका गोल होता है, और मैनेजमेंट जब काम करती है, मैनेजमेंट जब हर एक चीज को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करती है, तो वो इस गोल को ध्यान में रखती है और इसी के टूवर्ड्स काम करती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने खुद के भी सपने लेके आते हैं, तो मैनेजमेंट वाले लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो जो अपने सपने लेके आए हैं ना, उन्हें इस तरह से मोल्ड करे कि वो अपने सपनों को ऑर्गेनाइजेशन के सपनों के साथ रिकंसाइल करे और उनको लगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। लाइक अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैग्नेट ब्रेन्स में जब आई केम, मैं अपने खुद के कुछ सपने लेके आई थी। मैग्नेट ब्रेन्स के अपने खुद के कुछ सपने होंगे, तो यहाँ की मैनेजमेंट टीम ने मुझे समझाया कि अगर मैं इनके सपने पूरे करने में मदद करूंगी तो अल्टीमेटली मेरे भी सपने पूरे होंगे, विच इज ट्रू। सो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करती है। उसका हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि कंपनी का जो भी गोल है वो मैं अचीव कर लूं अपने सिस्टमैटिक तरीके से। सेकेंड है ऑल परवेसिव। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट हर एक जगह लागू होता है, हर एक लेवल पे लागू होता है, हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेट्रोल पंप है, वहां पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा। एक हॉस्पिटल है, वहां पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा। एक स्कूल है, वहां पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा। इवन इन एमबी प्रीमाइसेस आल्सो मैनेजमेंट लागू होता है। सो मैनेजमेंट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लार्ज कंपनी है तो ही मैनेजमेंट वो रिक्वायर्ड होगा, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी पे ही लागू होगा। नो, स्मॉल हो, बड़ी हो, कैसी मर्जी कंपनी हो, मैनेजमेंट लागू होगा। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस वाली हो, कोई और हो, हर जगह लागू होगा। यूएसए में हो, इंडिया में हो, जापान में हो, युगांडा में हो, कहीं पे भी हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट तो लागू होगा ही होगा। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। सी, आई एम नॉट सेइंग कि मैनेजमेंट का तरीका हर जगह सेम होगा। आई एम सेइंग कि मैनेजमेंट जरूरी होगा वहां पे लागू करना, ताकि हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से चले। अब तरीका तो भैया कल्चर वाइज डिफरेंट होगा ना। चाइना वाले कुछ और चीज फॉलो करते हैं, इंडिया वाले कुछ और करते हैं, पाकिस्तानी कुछ और करते हैं, बांग्लादेशी कुछ और करते हैं, यही होता है ना। तो कल्चर वाइज मैनेजमेंट का तरीका बदल सकता है, वे बदल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट लागू होगा। दैट्स इट। फिर है मल्टी डायमेंशनल। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं सोचता कि भैया एक ही चीज की मैनेजमेंट करनी है। नहीं, मैनेजमेंट कोई ऐसा घोड़ा नहीं है शादी वाला जिसके यहाँ पे कुछ लगाया है ताकि वो सीधे सीधे देखे और दूल्हे को इधर उधर ना लेके जाए। मैनेजमेंट बोलता है कि मैं वर्क की भी मैनेजमेंट करूंगा, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा उसको टुकड़ों में बांटूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, रिस्पेक्टिव पर्सन को असाइन करूंगा। इसके बाद मैनेजमेंट बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स को भी मुझे देखना है, मतलब लोगों को भी देखना है। इंडिविजुअल लोग की अपने कुछ मांगे होंगी, कुछ डिमांड्स होगी, उनको पूरा करना है। ग्रुप की कुछ डिमांड्स होंगी, उनको पूरा करना है। इन लोगों को आराम से सिस्टमैटिक तरीके से बिठा के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे लेके जाना है। तो मैनेजमेंट लोगों का भी करना है। एंड साथ ही साथ वर्क और लोगों को कंबाइन करके हम क्या अचीव करवाना चाहते हैं, ऑपरेशंस कंप्लीट कराना चाहते हैं ना। तो मैनेजमेंट ऑपरेशंस पे भी लागू होता है। प्रोडक्शन कैसे होने वाली है, रॉ मटेरियल्स का क्या सीन है, कौन सी चीज कंप्लीट तरीके से पड़ी हुई है, स्टॉक है कि नहीं है, ये है वो है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट का पार्ट बन जाती हैं। सो मैनेजमेंट ना सिर्फ काम का मैनेजमेंट करता है, ना सिर्फ लोगों का करता है, बल्कि ऑपरेशंस का भी करता है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये वो घोड़ा है जिसके यहाँ पे हमने वो आई डोंट नो वो उसको क्या बोलते हैं, वो नहीं लगाया। अगर आपको पता है कमेंट में मुझे भी बताना। बट यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसका व्यू ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। वो सारी दिशाओं में देखता है और हर तरीके का काम करता है। Then it says management is a continuous process। भाई मैंने बोला 12th में मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, उसके बाद लाइफ में मैं कभी मैनेजमेंट नहीं करूंगी।
दैट्स नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे स्टेप्स से मिलके बनती है। इसके बहुत सारे फंक्शन है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस है। इन सबको करके मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। बट आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा अब तो, कि हर कंट्रोलिंग के बाद नई प्लानिंग शुरू होती है। 12th खत्म हो गई है, ग्रेजुएशन तो बची है। ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बची है। पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, शादी तो करनी है। शादी तो करनी है, बच्चे होने हैं। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल देखना है। स्कूल देखना है तो उनकी हायर स्टडीज के लिए उनको फॉरेन भेजना है। फिर उनकी शादी करवानी है, फिर रिटायरमेंट लेनी है। कीप्स ऑन गोइंग। और रिटायरमेंट के बाद भी स्टोरी खत्म नहीं होती, जीना तो है ना एट द एंड ऑफ द डे। सो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती, रुकती नहीं है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब मैं जो वन शॉट वीडियोस में जो भी बोल रही हूँ, मतलब माइंड मैप्स में जो भी बोल रही हूँ ना वर्ड, हर एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं इररेलेवेंट कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जो कीवर्ड्स है वही बोल रही हूँ। सो व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कीवर्ड व्हिच यू कैन राइट इन योर आंसर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैंने सोच लिया कि मैं मैनेजमेंट करने वाली हूं, बट मेरे घर में और किसी को मैनेजमेंट ना आती है, ना कुछ लेना देना है। वैसे मेरे घर वाले बहुत समझदार हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ सर। सो मेरे घर वाले वर लाइक कुछ लेना देना नहीं है, और मेरे घर में शादी भी है एक। मैं सोच रही हूँ हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से हो, मैनेजमेंट फुल ऑन मतलब अच्छे से एप्लीकेबल हो, बट वो लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे। बातें सुन रहे हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्या मैनेजमेंट हो पाएगा? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोगों के कंबाइंड वे में एफर्ट्स लगते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट कंप्लीट होती है। एक इंसान, इकलौता इंसान अकेले कितनी मर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, वो कंप्लीट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। व्हेन वी से कि मैनेजर्स तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट देखते हैं, वो तो सिंगल इंसान होते हैं, तो दैट्स नॉट करेक्ट। मैनेजर सबको ओवरसी करता है, सुपरवाइज करता है, लेकिन लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तभी तो वो सुपरवाइज कर पाता है। कोई इंसान उसके डायरेक्शन फॉलो ही नहीं करे, क्या वो मैनेजमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो मैनेजर को उतनी अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो सब पे नजर भी रखे और सबको कुछ बोल सके जो सामने वाला इंसान करे। कोई भी इंसान मैनेजर की बात नहीं टालता है। इसलिए कभी भी किसी की मतलब होटल में या रेस्टोरेंट में झगड़ा होता है तो वो क्या बोलते हैं? अपने मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर, कॉल द मैनेजर, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि मैनेजर वहां पे हायर पोस्ट पे होता है और उसकी बात कोई भी अनसुना नहीं करता है। दैट्स द रीजन कि ये सारा ग्रुप मिलके जो उसकी बात सुन रहे होते हैं और ये जो डायरेक्शन दे रहा होता है, ये मैनेजमेंट देख पाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल पर्सन की एक्टिविटी। देन है डायनामिक फंक्शन। ये बोलते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। हम देखते भी हैं, बचपन में हमारे आसपास जो सिनेरियो था शायद वो आज नहीं है। व्हेन आई वाज अ किड, मेरे आसपास मतलब सारे जो नेबर्स थे वो शाम को मिलते थे, चिल करते थे, गॉसिप करते थे, मस्ती करते थे, सब लोगों के बीच में बहुत रिश्तेदारी थी। लेकिन आज वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सबके हाथ में मोबाइल फोन्स आ गए हैं। अब इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो जरूर लाइक करेंगे, लेकिन 2 मिनट आपके पास बैठ के आपकी बात नहीं सुनेंगे। दैट्स द थिंग। तो ये क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट है। ये बोलते हैं मैनेजमेंट को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। 100 सालों पहले जिस तरह की मैनेजमेंट चलती थी आज नहीं चलेगी, और 100 साल बाद जिस तरह की मैनेजमेंट चल रही होगी वो आज नहीं चलेगी। यही होता है ना। तो मैनेजमेंट अपने आप को बदलता रहता है बदलते समय के साथ। और इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कंपनी की मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करवाने में। अब भाई कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे पहले ऑफलाइन एजुकेशन होती थी, लेकिन आजकल स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है। बहुत सारे लोग तो पीपीटी प्रेजेंटेशंस वगैरह से पढ़ाते हैं, जबकि पहले तो ब्लैक बोर्ड और वो सब चलता था। तो स्कूल ने अपने अंदर चेंजेस लाए ना। ये किसने लाने के लिए उनको वो किया? मैनेजमेंट ने किया। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बदलते समय के साथ बदलाव उसमें लाता रहता है, एज वेल एज खुद के अंदर भी लाता रहता है। लास्ट है हमारा इंटैंजिबल फोर्स। ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्यार, है ना। ऐसा ही होता है ना कि हम देख नहीं सकते, हम वी कांट बी लाइक कि अरे यहाँ पे प्यार पड़ा हुआ है, हाथ लगा लो, नहीं करते ना। प्यार को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको फील तो कर सकते हैं कि हाँ यार इस इंसान से अपना बहुत प्यार है।
वैसे ही मैनेजमेंट का सीन है। ये बोलते हैं हम बिल्कुल प्यारे लोगों जैसे हैं कि भैया आप हमें देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, लेकिन फील कर पाएंगे। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखते हैं, जैसे कि मैंने होटल में बताया, वहां पे आपने आज सच कुछ देखा नहीं कि मैनेजमेंट ढंग से नहीं है, आपने फील की वो चीज कि कोई भी चीज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल रही थी, तो आपको ये फील आ गया कि भैया मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, यहाँ से इन लोगों से अच्छी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। सो वही चीज है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल का मतलब पता है ना, अकाउंट्स में पढ़ा होगा। चलिए यहाँ पे हमारे ये फीचर्स खत्म होते हैं, सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए और ये भी डिस्कस कर लिया कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल थिंग, और ये पूरा डायग्राम है फीचर्स का। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स को भी हम अलग से देख लेते हैं, एंड दीज आर द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब यहाँ पे ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है? ग्रुप गोल्स का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के सपने जो वो अपने लिए देखती है। अगर मैं बोलूं, फॉर सेम मेरे बारे में बात हो रही है, मैंने बोला कि मेरा सपना है मुझे 12th में 98% 99% चाहिए। अब इसके लिए मैंने पूरी मैनेजमेंट करके रखी है, अच्छी प्लानिंग की है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो मैंने सारी चीजें फॉलो की, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करी। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा? मेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने 12-12 घंटे पढ़ा, मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर सोच के रखे थे सॉल्व करने हैं, सारे सॉल्व करे, सब देखा अच्छे से, पूरी अपनी तरफ से मतलब मेहनत करी तसल्ली से। तो ऐसे में मुझे क्या अचीव होगा? मेरा जो गोल था मुझे वो अचीव होगा, यही होता है ना। तो मैनेजमेंट बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो सपना होता है उसके लिए हम रिस्पेक्टिव स्टेप्स लेते हैं, और इस तरीके से लेते हैं ताकि हम उस सपने को अचीव कर सके। सो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का यही आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। सेकेंड है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब भाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही एफिशिएंसी वर्ड आ जाता है, और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, वेस्टेज को रिड्यूस करके। तो जब ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही आ जाता है तो मतलब ये तो अचीव होगा ही होगा। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे मानिए कि कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और उस बर्थडे पार्टी में 4 फ्रेंड्स हैं और 5वें फ्रेंड का बर्थडे है। तो 4 फ्रेंड्स ने अगर अच्छी तरह मैनेजमेंट करी, ये डिसाइड कर लिया कि तू बर्थडे केक लाना, तू पार्टी प्रॉप्स लाना, तू ये लाना, तो वो लाना, तो अब क्या होगा? अगले दिन ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग केक लेके आए हुए हैं, क्योंकि केक का काम आपने किसको असाइन किया था? एक ही बंदे को असाइन किया था। तो यहाँ पे वेस्टेज रिड्यूस हुई, और जो आपका गोल था कि बर्थडे पार्टी बहुत हैपनिंग होनी चाहिए, वो भी हो गया। सो ये बोलते हैं अगर मैनेजमेंट आप ढंग से करो, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर हर एक चीज चले, तो आप वेस्टेजेस को रिड्यूस कर सकते हो और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी ज्यादा माल प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंक्रीज करती है एफिशिएंसी। इसके लिए आपको एफिशिएंसी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है समय बदलता है, वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, एनवायरनमेंट बदलता है, तो मैनेजमेंट आपको बदलते समय के साथ बदलाव लाने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर रखता है। जैसे मैं बोलूं कि पहले की पार्टीज ऐसे होती थी कि आई रिमेंबर उस टाइम पे एक समोसा दिया जाता था, एक गुलाब जामुन हुआ करता था, 2 टॉफीज होती थी, पार्ले जी की टॉफीज आती थी, वो होती थी, और साथ में इतनी सी कोल्ड ड्रिंक मिलती थी। हर किसी के बर्थडे पे ऐसा होता था। लेकिन क्या अब वैसा होता है? नहीं। अब लैविश स्टाइल है, अब पब वब लेके जाते हैं या फिर 5 स्टार होटल में खाना खिलाने जाते हैं। अगर आज की डेट में मैं अपने दोस्तों को वो सब दूं ना, तो वो मेरे बर्थडे पे आना ही बंद कर दे और गिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। सो बदलते समय के साथ आपको बदलाव लाना पड़ता है। यू कांट बी लाइक कि नहीं आज भी मैं वही वाली बर्थडे पार्टी करूंगी कि 11 रुपए लोग शगुन में दे के जा रहे हैं और नोटबुक दे के जा रहे हैं। यू नो, बचपन में ऐसा ही होता था। मतलब मैंने तो बहुत सारी नोटबुक्स ऐसे छोटी छोटी 5-5 रुपए वाली मुझे बर्थडे पे मिला करती थी, बट आज की डेट में वो नहीं चलेगा। सिचुएशन चेंज हुई है ना, तो ऐसे ही जब सिचुएशन बदलती है तो मैनेजमेंट आपकी मदद करता है कि आप उस बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला सके। जैसे नोकिया फोन है, नोकिया फोन एक टाइम पे बहुत वो करा था, मतलब फ्लरिश कर रहा था उसकी कंपनी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे आने वाले चेंजेस से अपने आप को अडेप्ट करवा पाती, आगे आने वाले अनसर्टेनिटीज को देख पाती। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रैश कर गई ना कंपनी। तो मैनेजमेंट आपको फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाती है और आप डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं।
और मैंने जितने भी वर्ड्स बोले नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भैया मैंने बताया आपको मैग्नेट ब्रेन जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे खुद के कुछ सपने थे, यहाँ की मैनेजमेंट ने मुझे फील करवाया कि आप अपने सपने अचीव करो, लेकिन ग्रुप गोल्स के लिए भी काम करो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के लिए भी काम करो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके सपने साथ में क्या होते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे। आप अच्छा काम करोगे, आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। आपके सपने पूरे हुए कि नहीं हुए, बस सेम चीज है। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो वो लोगों के, जो अलग अलग लोग अलग अलग सपने लेके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी की अपनी कुछ मजबूरी होती है, किसी की अपनी कुछ मजबूरी होती है। अगर मैनेजमेंट ढंग की हो तो वो पूरे लोगों की, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल गोल्स को भी अचीव करवाने में मदद करती है। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि मैनेजमेंट ना सिर्फ ग्रुप गोल्स के लिए काम करती है, वो इंडिविजुअल गोल्स के लिए भी काम करती है। वो बोलती है कि भैया मुझे अगर ऑर्गेनाइजेशन का भला कराना है ना, तो मुझे यहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों का भी भला कराना होगा। क्योंकि भाई अगर मेरा पर्सनल भला नहीं होगा, सिर्फ एमबी का भला होता रहेगा, मुझे अभी भी 5,000 रुपए सैलरी पे रखा हुआ है लेकिन एमबी करोड़ों में कमा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में, फिर मैं बेकार क्वालिटी का स्टफ बनाने लग जाऊंगी। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा नहीं चलता है। ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बनती है, तो लोगों की इंपॉर्टेंस पहचानने में मैनेजमेंट मदद करवाती है। सो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कराने में मदद करती है। हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। अब देखो जितने नए चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको अडेप्ट कर लेती है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है, तो मतलब अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, कस्टमर्स का हो रहा है। कस्टमर्स को वो चीज मिल रही है जो आज लेटेस्ट चल रही है। यूएसए में जो चीज चल रही है वो भी इंडिया में चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इतनी बढ़िया थी कि उसने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करवाया चेंजेस से। अल्टीमेटली कस्टमर्स हैप्पी होंगे, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम सोसाइटी में होने वाले जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी की तरफ से, उनसे भी सोसाइटी को भला मिलता है। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनाती हैं, ये सोसाइटी को मदद करती हैं डेवलप करने में। सोसाइटी किससे मिलके बनती है, लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बनती है। अगर लोग और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली कौन ग्रो करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी। सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए घर में 5 मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों अगर ग्रो करते हैं तो किसकी ग्रोथ होती है, फैमिली की ग्रोथ होती है ना। अगर एक आधा ग्रो कर रहा होगा तो शायद हो सकता है फैमिली की ग्रोथ ना हो, लेकिन सब लोग आर अर्निंग, सब लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फैमिली में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, फैमिली का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। पहले वो अगर आप भोपाल में रहते तो मनोहर जैसे होटल में खाते थे, अब वो जहानुमा जैसे, साया जी जैसे होटल में खाएंगे। ऐसा ही होता है ना, बस वही चीज़ है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस किसके, मैनेजमेंट के। नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए तो मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। एज यू पीपल कैन सी, एक या दो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, पूरे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैनेजमेंट को अचीव करने होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड इज पर्सनल सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरह से आप अपना डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का फर्स्ट गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो सपने देखे हैं उन्हें अचीव किया जा सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है, तो वो कुछ सपनों के साथ ही करती है, कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं और सबसे पहले मैनेजमेंट इन्हीं को अपनाने के लिए, इन्हीं को पूरा करने के लिए काम करती है। बट क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक ही तरह के होते हैं? द आंसर इज नो। जब हम ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं। फर्स्ट से शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉय होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्टेंस में आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ही कोई एक दुकान खोल ली है दिवाली के टाइम पे हैंडक्राफ्ट आइटम्स की, मतलब मैं दियाज विया पेंट करके आई एम सेलिंग दैट, मैंने वो दुकान लगा ली है। तो फर्स्ट मेरा सपना क्या होगा, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, मेरा सपना होगा कि भैया मैं ये कॉम्पिटिशन को सर्वाइव कर लूँ, एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन पॉइंट्स तक तो पहुंच जाऊं। नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट्स? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा, जितने में मैं खरीद के आई थी चीजें उतने में ही मैं बेच रही हूँ। फर्स्ट से कोई चीज मैंने 10 रुपए में खरीदी, 10 रुपए में ही बेच रही हूँ, तो 10 रुपए मतलब ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है।
तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यही अचीव कर ले, मैं लॉस में ना चली जाऊं। ये ना हो 10 रुपए की चीज खरीद रही हूँ 5 रुपए में बेच रही हूँ। मतलब फोर से मैं फ्लावर्स खरीद के आई, वो बेकार हो रहे हैं। 10 रुपए के मैंने फ्लावर्स खरीदे थे, लेकिन मुझे अब वो 4 रुपए 5 रुपए में बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि वो पूरे मुस चुके हैं और कोई नोबडी वांट्स टू परचेज इट। ऐसा ना हो, एटलीस्ट मुझे लॉस ना हो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये होती है सर्वाइवल वाली सिचुएशन, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट मैं कॉम्पिटिटर्स को सर्वाइव कर लूं एंड एट द सेम टाइम ब्रेक इवन पॉइंट पे तो पहुंच जाऊं, लॉस ना हो मुझे। तो फर्स्ट मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने पैर जमा लेती है, वो थोड़ी सी ग्रीडी हो जाती है, भूखी हो जाती है कि चलो यार अब ब्रेक इवन पर तक पहुंच ही गए हैं, लॉस तो नहीं हो रहा, चलो अब थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचते हैं। ये होता है मैनेजमेंट का सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो बोलते हैं कि सर्वाइव अब हमने कर लिया है, कॉम्पिटिटर्स के आगे हम टिक गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं मार्केट में, नाउ लेट्स अर्न समथिंग। तो ये है प्रॉफिट वाली सिचुएशन, जहां पे आप रेवेन्यू के बियॉन्ड कमाना चाहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बियॉन्ड कमाना चाहते हैं। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाने लग जाती है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, तो आप सोचते हैं चलो अब ग्रो करते हैं। पहले मैंने इतना सा स्टॉल लगाया था, अब मैं इतनी बड़ी दुकान खरीदना चाहती हूँ। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में थर्ड आता है ग्रोथ। सो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने दुकान लगाई, मतलब एक स्टॉल लगाया दिवाली के टाइम पे हैंडक्राफ्टेड चीज़ों का, और मेरा फर्स्ट गोल था कि मैं इन चीज़ों पे एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स तक तो पहुंच जाऊं, लॉस ना हो मुझे। सेकंड जब ये अचीव हो गया तो सेकंड मैंने सोचा कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा अर्न करके मैं अपने घर जाऊं, और जब अर्न होना शुरू हो गया तो थर्ड मैंने सोचा कि चलो अब स्टॉल से हम दुकान पे आते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स चलते हैं, और ये सारे अचीव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की होती है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। भैया देखिए, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होती है, सोसाइटी में होती है ना। सोसाइटी बोलती है कि भाई तुम इतने रिसोर्सेज मुझसे लेके जा रहे हो, कुछ रिटर्न में भी तो दो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल ये बनता है कि उसे सोसाइटी की वेलफेयर करनी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, बैकवर्ड एरिया में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी है, या बैकवर्ड एरिया वाले डिसएडवांटेज ग्रुप्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज देना है। ये होते हैं सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बोलता है हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव करेंगे, मॉनेटरी टर्म में तो हमने बात कर ली, वो तो हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने के बारे में सोचते हैं। हम ये सारी चीज़ें जिससे हमारी सोसाइटी का भला होगा, जो हमें हर एक रिसोर्स दे रही है, उसे हम रिटर्न कुछ दे पाएंगे। सो इसके बारे में नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट इसके बारे में भी सोचती है। एंड एट द सेम टाइम ये तो है ही है पर्सनल गोल्स, मतलब हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी लिटरेट हो, जो जिस भी नेचर का हो, और अच्छे वेल्दी फैमिली से आता हो या पुअर फैमिली से आता हो, जो भी सिनेरियो है, हर एक के गोल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिकंसाइल कराना भी मैनेजमेंट का फर्ज बनता है, और ये देखना भी कि इनके गोल्स भी इनको अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक इंसान सैड होकर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, दूसरा इंसान हैप्पी होकर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या चाहता है कि हर एक इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, अल्टीमेटली वो हैप्पी होके ही जाए। ठीक है, सो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के थ्रू हम अचीव करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सब पार्ट्स हैं जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आता है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन बिफोर दैट लेट मी टेल यू हम इस पूरे माइंड मैप से क्या क्या कर चुके हैं। वी हैव डन कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। सो नेक्स्ट रहेगा क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एक डायग्राम। सी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जब भी आपको डिपिक्ट करना है तो आप ऐसे ही डिपिक्ट कीजिएगा, एक ट्रायंगुलर उसमें, क्योंकि ये इसी तरह से चलता है। टॉप लेवल में कम लोग होते हैं लेकिन सबसे ऊपर आते हैं, मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा लोग आते हैं और बीच में आते हैं, लोअर लेवल पे बहुत सारे लोग आते हैं और ये उनके नीचे आता है, मतलब सबसे नीचे आते हैं इस लाइन में। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से डिपिक्ट करता है। अब ये तीनों ही लेवल्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप लेवल।
ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया है। हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे ऊपर लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है टॉप लेवल, जिसमें हम सबसे बुद्धिजीवी लोगों को रखते हैं। ऐसे लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग होता है या जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। इसमें आते हैं चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जैसे लोग। नाम से ही समझ में आ रहा है कितने भारी भरकम लोग हैं। ये लोग सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, मैं लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, किसी भी वर्ड को आप स्किप नहीं कर सकते। एक बार एक्सप्लेन कर लो, उसके बाद मैं साइड होंगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। टॉप लेवल में सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट लोग आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी भी होती है, एज वेल एज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा ही होती है, एंड एट द सेम टाइम या तो पैसे या दिमाग सबसे ज्यादा होगा। दिमाग पूरा ये लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब अगर हम बोले ना ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग, तो टॉप लेवल ही हमारे को क्लिक करता है एकदम से। ये पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम करते हैं कि क्या चल रहा है, देखे तो जरा, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स जो भी सेट करने होते हैं वो करते हैं। अगेन मैंने बोला दिमाग होता है इनके पास, दिमाग बोला जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन को। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसमें वही लोग होंगे ना, वही काम करेंगे ना जो सबसे ज्यादा दिमाग यूज करने वाला होता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब जो होती है वो इन्हीं की होती है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गलती कर दे, यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाहर वालों को जब जवाब देना होता है, टॉप लेवल वाले देते हैं, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा इनके सर पे होता है। जब आपका दिमाग इस्तेमाल होके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हर हरकत के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप होगे ना। जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज आप बना रहे हो, तो हर हरकत के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप होगे ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनालाइज करते हैं एनवायरमेंट, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए सीनियर मोस्ट लोग होते हैं। सबसे ज्यादा इनका दिमाग लगता है, सबसे ज्यादा इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, क्योंकि दिमाग वाला काम सबसे ज्यादा टाइम लेता है। बाकी सब तो 9 to 5 की ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग 24/7 सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब क्या किया जाए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन इनके कंधों पे होती है। जैसे मैंने आपको बोला हर ऑर्गेनाइजेशन की हरकत के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बोझ इनके कंधों पे होता है। और इनका एक नारा रहता है, सबका साथ सबका विकास। मतलब ये सबको साथ लेके चलते हैं। अल्टीमेटली हर एक डिपार्टमेंट को रिकंसाइल करके रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फायदा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो। कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग जॉब है, स्ट्रेसफुल रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की हरकतों की इनके कंधे पे रहती है। जितने वर्ड्स लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, और ध्यान दीजिएगा टॉप लेवल के बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखा है। और इनमें कौन कौन लोग आते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि बताइए चेयरमैन कौन से वाले लेवल पे आता है, बताइए प्रेसिडेंट कौन से वाले लेवल पे आता है। ये हो गई टॉप लेवल की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिडिल लेवल। ये लोग क्योंकि बीच में आते हैं, तो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या होते हैं, एक लिंक का काम करते हैं। जैसे पापा से परमिशन लेनी है घूमने जाने की, तो बच्चे किसको पटाते हैं? मम्मी को पटाते हैं ना पहले, क्योंकि मम्मी की बात तो टाल ही नहीं पाएंगे, और मम्मी ही तो कन्वे करेगी, अच्छे से परमिशन दिलाने में मदद करेगी। तो ऐसे मानिए ये पापा हैं टॉप लेवल वाले, ये आप बच्चे हैं, तो ये हैं आपकी मम्मी, जो आपको क्या करती हैं, एक लिंक बिठाती हैं और आपके और पापा के बीच में। सो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक बिठाने वाली जो बॉडी है उसको हम मिडिल लेवल बोलते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। मैक्सिमम जो मैनेजर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। किसी भी मैनेजर की बात करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सारे के सारे इसी पार्ट में आते हैं। इनका काम क्या होता है वो समझते हैं। एक तो ये लिंक मेंटेन करते हैं, जो ये बोलते हैं वो इन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनके रिप्लाईज उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो काइंड ऑफ ये पोस्टमैन टाइप्स हैं, ठीक है, कि यहाँ का पोस्ट कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर दे के आते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऊपर वाले जो टॉप लेवल वाले जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको ये इंटरप्रेट करते हैं, और लोअर लेवल वालों को बताते हैं और इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करते हैं। तो मेन काम इनका इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन का होता है कि भैया जो भी टॉप लेवल ने बोला है उसको इंटरप्रेट करो सिंपल लैंग्वेज में, और फिर लोअर लेवल को बता के उनसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करो।
अगेन याद रखिएगा ज़्यादातर मैनेजर्स इसमें आते हैं। जब भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो पूछा जाए प्रोडक्शन मैनेजर कौन से उसमें आएगा, तो वो मिडिल लेवल में आता है। ठीक है, अब फाइनली आती है हमारे लोअर लेवल वाले लोगों के बारे में। ये चाहे मैनेजमेंट की टीम में सबसे नीचे आते हैं, लेकिन ये वर्कर्स के ऊपर आते हैं, ये वर्कर्स के साथ डायरेक्ट लिंक मेंटेन करते हैं, वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट नज़र रखते हैं। इनमें सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं, ये सुपरवाइजर्स देखते हैं वर्कर्स ढंग से काम कर रहा है, कोई वर्कर उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा। एफिशिएंसी देखने का काम, क्वालिटी देखने का काम इनका होता है। ये इंश्योर करता है जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी करके जा रहा है मतलब घर भाग जाता है, क्वालिटी अच्छे से जा रही है कि नहीं जा रही है, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने का काम ये करते हैं। अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जो लोग करते हैं, वो इनके अंडर काम करते हैं। सो ये रोल है इनका, डायरेक्ट वर्कर से लिंक होता है। इनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन की क्वालिटी और वेस्टेज देखी जाती है। क्वालिटी इंप्रूव्ड रहे ये इंश्योर करते हैं, वेस्टेज कम हो ये इंश्योर करते हैं। सो सुपरवाइजरी लेवल के जितने भी लोग होते हैं, ऑपरेशनल लेवल के जितने भी लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। अच्छा, लोअर लेवल का एक और नाम है, दैट इज ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लोअर लेवल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे कंप्लीट होते हैं। मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ एज प्रॉमिस कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे की वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड आप स्किप नहीं कर सकते। ये सारे मतलब उधर लिखे हुए टॉप लेवल को डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मिडिल लेवल को, और यहाँ लिखा हुआ लोअर लेवल को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए दैट्स सफिशिएंट टाइम प्रोवाइडेड। चलिए हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो फंक्शंस देख सकते हैं आप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके रिगार्डिंग भी मैंने बनाया है एक फ्लो चार्ट, जो कि ये है, जिसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बाद में समय दूंगी। पहले मैं आपको इसे समझा देती हूँ। मैनेजमेंट के ये सब फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट उसका फंक्शन होता है प्लानिंग। इस पूरे फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हम लेते हैं आंचल की दीदी की शादी का, जैसे हम हमेशा लेते हैं, राइट। कोविड के कारण वो शादी थोड़ी सी रुक गई थी, बट फाइनली करवा ही देते हैं। तो फिर से प्लानिंग शुरू हो रही है आंचल की दीदी की शादी की। अब प्लानिंग में क्या क्या होगा कि भैया कितने फंक्शंस होने वाले हैं, कब कब फंक्शंस रखने हैं, उसके लिए कहाँ पे हमें कौन से वाले बैंकेट हॉल वगैरह देखने हैं, सारे ऑप्शन पिक करेंगे, उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके पास जाके बात करेंगे, अपनी फिक्स करेंगे डेट्स वेट्स, और ये सब देखेंगे। तो एडवांस में हर एक चीज़ सोचना, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, किसके थ्रू वो काम होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करना, पहले से सोच के रखना कहलाया जाता है हमारा प्लानिंग। जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हर फंक्शन के नीचे, ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एडवांस में सोचना मतलब पहले से ही सोच के रखना। व्हाट टू डू मतलब करना क्या है। हु इज टू डू दैट मतलब किसके द्वारा हम वो काम करेंगे। एंड दिमाग वाला जितना भी प्रोसेस होता है वो प्लानिंग में आता है। मतलब इसमें सब कुछ सोचना रहता ना कि कितने फंक्शन होंगे, दिमाग से सोचो, क्या क्या पहनूंगी, क्या क्या करेंगे, क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, सब चीज़ों में दिमाग लगता है कि भैया ये इस काम में बढ़िया इससे ये काम करा लो, ये इस काम में बढ़िया इससे ये काम करा लो। समय दिमाग लगा ना तो पूरा जो दिमाग वाला काम होता है वो आता है प्लानिंग में। जैसे गोवा जाने का प्लान बनाना है तो भैया कहाँ कब जाएंगे, कौन सी डेट सही रहती है, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किस होटल में स्टे करेंगे, सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती है। तो हर एक चीज़ एडवांस में सोच के रखना इज आर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। भैया आप देखो, आपने डिसाइड कर लिया कि इस डेट की शादी रखनी है, आंचल की दीदी की शादी, और उसको हम बेसिकली इतने इतने पार्ट्स में रखेंगे, ये काम रहेंगे उसमें। तो सारे काम को पार्ट्स में डिवाइड करना, हर एक बंदे को उसका काम दे देना, जब काम कंप्लीट हो जाए किसको आके इन्फॉर्म करना है, ये सारा डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, सारे काम को टुकड़ों में बांट लेना कि मेहंदी का काम अलग, हमारा सगाई का काम अलग, शगुन का काम अलग, शादी का काम अलग, रिसेप्शन का काम अलग। इस काम की ड्यूटी इस बंदे को देते हैं, इस दिन की ड्यूटी इस बंदे को देते हैं, इस दिन की ड्यूटी इस बंदे को देते हैं। जब वो अपना काम कंप्लीट कर ले किसको इन्फॉर्म करना है आके, वो
ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सारा का सारा आता है ऑर्गेनाइजिंग में। सो इसमें वर्क का डिवीजन होता है, वर्क को असाइन किया जाता है अलग अलग लोगों को, ग्रुपिंग होती है सेम नेचर के वर्क की, एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग की। देन कम स्टाफिंग, राइट इंसान को राइट पोजीशन पे राइट काम के लिए बिठाना होता है स्टाफिंग। मतलब अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट से डेकोरेशन करवानी है, कौन सबसे बढ़िया डेकोरेशन करता है उस बंदे को मैं हायर करूंगी, मैं उससे डेकोरेशन करवाऊंगी। ये आएगा स्टाफिंग में। मैंने किसी को हायर किया है उस पोजीशन के लिए जिसके लिए वो क्या है, बेस्ट है। सो राइट इंसान को राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे बिठाना आता है हमारा स्टाफिंग में। ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम ना सिर्फ नॉर्मल रिक्रूटमेंट और हायरिंग, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है अपने काम से, इस चीज़ की भी तसल्ली देना, इस चीज़ की भी तसल्ली रखना हमारा स्टाफिंग में आता है। सो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। पहले उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लाना, रिक्रूट करना, ऑर्गेनाइजेशन से वेल वर्स कराना, एंड एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना कि हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है वो खुश है, संतुष्ट है, वो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में आता है। और क्वालिफिकेशंस ऑब्वियसली आप देखते हो, जो भी उसकी राइट क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको काम असाइन करोगे। अब जो इलिटरेट है उसको लेबर वाला काम दोगे, जो लिटरेट है उसको दिमाग वाला काम दोगे। ये सारी चीज़ें आप स्टाफिंग में देखते हो। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। भाई देखो, आपने सारे काम असाइन कर दिए, आपने लोगों को हायर कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो इंसान काम करते जाते हैं तो एक टाइम आता है जब वो बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने डेकोरेशन वाले इंसान को काम दिया, वो 7 दिन से काम कर रहे हैं, अब वो थोड़ा थक जाएगा, थोड़ा बोर हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा कि यार अब बस हो नहीं रहा यार, चलो थोड़ा सा चिल करते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे होता है ना, लेबर बैठ जाते हैं, उनको फिर एक्टिव करना पड़ता है घर के मेंबर्स को। वो हम यूजुअली फूफा जी की ड्यूटी लगाते हैं या मामा जी की ड्यूटी लगाते हैं कि आपको सारे बंदों को क्या करना है, एक्टिव रखना है। वो आता है हमारे डायरेक्टिंग में। इसमें हम लीड करते हैं, इसमें हम मोटिवेट करते हैं, इसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लोग थक के हार चुके हैं, अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, उनके अंदर दोबारा से उत्साह जगाने वाला काम डायरेक्टिंग का होता है। इसमें हम लोगों को बोलते हैं नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें इससे ज्यादा तुम्हारी क्षमता है, तुम करोगे तो लाइफ में कुछ बड़ा मिलेगा। मोटिवेट करना, अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखाना, सपने दिखाना, ये सारा डायरेक्टिंग में आता है, ताकि कोई भी इंसान अपने पुराने काम से बोर ना हो जाए और कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन ना हो जाए। उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना, उसके अंदर मोटिवेशन जगाना, उसको लीड करना, उसको लेके जाना आगे गोल के टूवर्ड्स, डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। और लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। इसमें हम देखते हैं कि जिसको जो ड्यूटी असाइन की थी, जो काम कर रहा था वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमने सोचा था, जो हमें मिल रहा है, दोनों में कोई गैप तो नहीं है। गैप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। जैसे डेकोरेशन में मैंने डिज़ाइन अलग दिखाया था, उसने बना दिया है कुछ और, तो पहले तो नज़र रखना कि डिज़ाइन बना क्या है, फिर उसको जो एक्चुअल डिज़ाइन था उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर मैं उसको बताऊंगी अरे तुमने तो ये लिली विली के फूल देख रहे थे, लेवेंडर के फूल देख रहे थे और तुमने लगा दिए गेंदा फूल, व्हाट इज़ दैट। तो तुमने तो बहुत ही ज़्यादा गैप कर दिया, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कोई चीज़ बना दी है। तो ये डेविएशन फाइंड करना और क्या उसे अब ठीक किया जा सकता है ये देखना, और ठीक किया जा सकता है तो उसे ठीक कराना, नहीं किया जा सकता तो नेक्स्ट टाइम के लिए एक सबक ले लेना। ये आता है आपका कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग रहती है, सुपरविजन रहता है, एंड आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस यहां पे खत्म नहीं होती है। फिर दोबारा से कंट्रोलिंग के बाद शुरू हो जाता है आपका प्लानिंग। एक कंट्रोलिंग खत्म, दूसरे की प्लानिंग शुरू, फिर उसकी कंट्रोलिंग खत्म, फिर प्लानिंग शुरू। तो इट कीप्स ऑन गोइंग, क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट चलती रहती है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले प्लानिंग होगी, इसको हम प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं, और हाँ, सारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो इसके बाद आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिविजन और असाइनमेंट करते हैं वर्क का, स्टाफिंग में हम राइट इंसान को राइट जॉब के लिए हायर करते हैं या उसको प्लेस करते हैं, डायरेक्टिंग में हम उसी इंसान को मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, और मॉनिटरिंग में देखते हैं कि क्या वो इंसान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कुछ डेविएशन जा रही है तो उनका क्या करना है वो भी हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग शुरू हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं।
और इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमारे फंक्शंस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट विल बी नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन के साथ। ओके, सो नेचर में सबसे पहले हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट के साथ। अगेन इसमें भी मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, सो लेट्स मूव टू दैट। सी, किसी भी चीज को आर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे ये 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। कौन से टेस्ट पास करने पड़ते हैं? फर्स्ट है थियोरेटिकल नॉलेज, या फिर एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्ट में कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई है, जो उन्होंने ओवर द टाइम फील किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, वो उन्होंने प्रिंसिपल्स के फॉर्म में लिख दिया, जो कि आज की डेट में नॉलेज के रूप में कंसिडर की जाती है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब हर एक इंसान का आर्ट परफॉर्म करने का अपना अलग तरीका होता है। माइकल जैक्सन या फिर हमारे यहाँ के कोई लोकल डांसर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई भी ले लो, ठीक है, अगर दोनों सेम स्टेप भी करेंगे ना, अपने अपने स्टाइल से करेंगे, उनका एप्लीकेशन डिफर करेगा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है हर इंसान का अपना पर्सनल टच आता है जब वो आर्ट परफॉर्म करते हैं। तो आर्ट के साथ ये स्पेशल चीज है। एंड देन है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से बनता है आर्ट में हर एक चीज, मतलब ओवर द टाइम प्रैक्टिस की जाती है और क्रिएटिविटी इंसर्ट होती है। आपके दिमाग और आपके लाइक मन की जो भावना होती है, उससे जो क्रिएटिवनेस निकल के आती है, उसकी वजह से आर्ट कहलाई जाती है। तो कोई भी चीज आर्ट बनने के लिए ये 3 टेस्ट क्लियर करती है। कौन कौन से? नॉलेज होनी चाहिए सिस्टमैटिक वे में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो कोई भी चीज आर्ट कहलाई जा सकती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ। क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस है। आपने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, FW टेलर ने दिए हैं या फिर फ्योल ने दिए हैं। ये क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने ओवर द इयर्स एक्सपेरिमेंट करके आपको दिए हैं, तो इन्होंने बना दी ना थियोरेटिकल नॉलेज। तो यस, मैनेजमेंट इस टेस्ट में पास होता है। सेकेंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैंने हमेशा बताया है कि हर मैनेजर का अपना अपना तरीका होता है मैनेजमेंट को अप्लाई करने का। कोई भी 2 मैनेजर बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, चाहे वो तरीका सेम क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। तो हर मैनेजर अपना पर्सनल टच दे ही देता है। तो ये वाला टेस्ट भी मैनेजमेंट पास करता है। एंड देन कम्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अरे मैनेजमेंट तो है ही क्रिएटिव वाली चीज, मतलब इसमें तो लगती ही क्रिएटिविटी है। कैसे आप क्रिएटिविटी से एनहेंस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट स्किल्स। तो अगेन ये भी चीज सही बैठती है। सो मोटा मोटा माने तो आर्ट बनने के लिए जो 3 टेस्ट रखे गए थे, मैनेजमेंट वो तीनों ही पास करता है, तीनों ही टेस्ट को क्वालिफाई करता है। सो वी कैन से आर्ट और मैनेजमेंट सेम है। सो फर्स्ट नेचर की अगर हम बात करें, आर्ट के साथ अगर हम मैनेजमेंट को कंपेयर करें, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, अब सेकेंड था हमारा मैनेजमेंट को कंपेयर करना साइंस के साथ। अब ये देख लेते हैं क्या है ये। सी, जब साइंस की बात होती है तो अगेन आर्ट जैसे इसमें भी कुछ टेस्ट रखे हुए हैं। फर्स्ट टेस्ट है बेसिक नॉलेज, मतलब एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमने बनाया हुआ है साइंस में। साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स चलते हैं, कभी न्यूटन के, कभी किसके, मुझे तो लिटरली याद भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने 9th-10th के बाद साइंस की बुक्स बंद की थी तो उसके बाद कभी नहीं खोली, नहीं खोलना चाहती हूँ फ्यूचर में। ठीक है, तो बट ये तो पता है कि भैया हाँ, लॉज तो हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स तो हैं, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। सेकेंड इसका टेस्ट है कि आप ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप ऊपर जिनके बारे में बात करें, ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओवर द टाइम एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे, बार बार अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे थे तो उन्होंने प्रिंसिपल्स बना दिए। ठीक है, ये बात भी है। फिर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये बोलते हैं साइंस के प्रिंसिपल कहीं पे भी अप्लाई करो, अगर सेम सिचुएशन है तो वो सेम ही वे में रिजल्ट करेंगे और सेम ही वे में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है भैया, एक ये टेस्ट हो गया। तो 3 टेस्ट हो गए किसी भी चीज को साइंस बनने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज को साइंस मानना है तो उन्हें इन 3 टेस्ट पे खरा उतरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। क्या मैनेजमेंट में बॉडी ऑफ नॉलेज है?
ये तो हम पहले 8 में भी बता चुके हैं कि यस बिल्कुल है। क्या वो नॉलेज, क्या वो प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं? हाँ जी, FW टेलर, मतलब ये तो टेलर और फ्योल का तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स पे ही बेस्ड हैं। लेकिन देन बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन की। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको फीचर्स पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था कि USA हो, चाहे जापान हो, चाहे युगांडा हो, चाहे इंडिया हो, हर एक जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। लेकिन साथ में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि हर एक डिफरेंट लोकेशन पे जो मैनेजमेंट अप्लाई होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बोला था ना। तो मतलब ये है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी आए, एप्लीकेशन हो, दैट्स तो नॉट नेसेसरी। ये बोलते हैं जितने साइंस के प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट होते हैं उतने मैनेजमेंट के नहीं होते। जितना साइंस का प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई होता है मैनेजमेंट के वैसे नहीं होते। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट की चीज़ों को एट टाइम्स हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तभी तो उसमें डायनामिक वाली बात आती है। बट साइंस तो ऐसे डायनामिक नहीं है। सो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये मैनेजमेंट का साइंस के साथ फिट नहीं बैठता। कहने का मतलब है जो 3 टेस्ट साइंस ने रखे थे किसी भी चीज को साइंस बनाने के लिए, उसमें मैनेजमेंट 2 को तो क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, लेकिन तीसरे वाले को पास नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम मैनेजमेंट को साइंस तो नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट को साइंस तो नहीं बोल सकते, बट देन 2 पॉइंट्स तो मैच कर रहे थे, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं है क्योंकि तीनों टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन 2 टेस्ट तो क्वालिफाई हुए। तो हमने एक वो होता है ना कॉम्पेंसेटरी प्राइज होता है, कौन सा होता है, कॉन्सोलिएशन प्राइज, ऐसे कुछ मिलता था बचपन में, 1-2 बार मिला था मुझे भी जब मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो वही दे रहे हैं कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब एग्जैक्ट वे में तो नहीं है, लेकिन इन एग्जैक्ट मतलब 2 पॉइंट्स तो क्वालिफाई हो रहे हैं, इसलिए इन एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, सो इस तरह से साइंस और मैनेजमेंट को हमने कंपेयर कर लिया और पता लगा लिया कि मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसके लिए भी नोट्स बने हुए हैं। देखिए, किसी भी चीज को प्रोफेशन बनने के लिए ये 5 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। प्रोफेशन ने बोला मैं सबसे ज्यादा टेस्ट रखूंगा, तो मैनेजमेंट मतलब प्रोफेशन ने 5 टेस्ट रखे हैं। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बोलते हैं प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सेकेंड ये बोलते हैं प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जैसे CS, CMA, डॉक्टर या कुछ भी है, ये सब पेपर पास करते हैं, उसके बाद उन्हें वो डिग्रीज मिलती हैं, राइट। तो हर एक इंसान अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल सकता, हर एक इंसान अपने आप को CS नहीं बोल सकता, हर एक इंसान अपने आप को इंजीनियर नहीं बोल सकता। वैसे इंजीनियर तो हर एक इंसान अपने आप को बोलता है। एनीवेज, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद आप अपने नाम के आगे प्रोफेशनल लगा सकते हैं। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन जिसको भी आप देखें उसके लिए कोई ना कोई एसोसिएशन बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CS की ICSI है, CA की करूं ICAI है, डॉक्टर्स की करूं तो उनका भी कुछ होता है, लॉयर्स की करूं तो बार काउंसिल है। तो हर एक प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई है जिससे सारे प्रोफेशनल्स जुड़े रहते हैं। हम जितने भी CS फ्रेटर्निटी वाले हैं वो ICSI की वजह से जुड़े हुए हैं, हम उसके मेंबर्स हैं, हमने मेंबरशिप ली हुई है। ठीक है, तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक बीइंग CS, हमारे ICSI ने बोला हुआ है कि आप अपनी ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन की रहती है सर्विस मोटिव, ये दुनिया में सर्विस करने के लिए आए हैं, वेलफेयर करने के लिए आए हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं प्रोफेशन के लिए। अगर किसी भी चीज को प्रोफेशन बनना है तो उन्हें इन 5 टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए अब इसे कंपेयर कर लेते हैं हम मैनेजमेंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट बोलता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट फिट बैठता है, बहुत बार डिस्कस कर लिया, मैनेजमेंट में है बॉडी ऑफ नॉलेज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू मनोहर, मतलब भोपाल में जो ये होटल छोटा सा रेस्टोरेंट है,
वहाँ पे जो मैनेजर था, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लाइक एसोसिएशन, ही वॉज नॉट, ही डिडंट क्वालिफाई एनीथिंग, बस उसको मैनेजमेंट स्किल्स आती थी तो वहाँ का मैनेजर बना दिया था। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो एज सच मैनेजमेंट में नहीं दिख रही है। कहने का मतलब है जो भी इंसान अपने आप को मैनेजर बोलता है, नॉट नेसेसरी उसे किसी ना किसी एसोसिएशन से या किसी ना किसी बॉडी से अथॉरिटी लेनी पड़ती है, या कोई टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, या कोई क्वालिफिकेशन रखनी पड़ती है। उसकी स्किल्स के बेसिस पे ही कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए AIMA करके एक एसोसिएशन है तो मैनेजर्स के लिए, लेकिन हर उस इंसान को जो अपने आप को मैनेजर बोलता है, उस इंस्टीट्यूट को, उस एसोसिएशन का पार्ट बनना इज नॉट कंपल्सरी। लाइक हम, मतलब मैं अगर CS हूँ, मैं ICSI की मेंबरशिप नहीं लूँ, मैं उसका पार्ट नहीं बनूँ, तो मैं अपने नाम के आगे CS नहीं लगा पाऊंगी। आई वोंट बी कॉल्ड एज अ CS। मुझे अगर CS अपने नाम के आगे लगाना है, CS बनना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से क्या होना पड़ेगा, एफिलिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है, लेकिन उसमें अपने आप को मेंबर बनाना इज नॉट कंपल्सरी। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी काइंड ऑफ नलिफाई। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ बहुत, मतलब जो एसोसिएशंस होती हैं वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट देती है, बट अगेन अगर आपको एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करना, मेंबर बनना इज नॉट कंपल्सरी, तो फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का भी क्या सेंस बनता है। बट हाँ, सर्विस मोटिव जरूर करती है मैनेजमेंट का। मैंने आपको बताया था इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये एक इंपॉर्टेंस था उसका, राइट। तो यस, सर्विस मोटिव है मैनेजमेंट का भी, तो ये वाला पॉइंट क्वालिफाई होता है। बट क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट क्वालिफाई हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोला जाता है स्ट्रिक्ट सेंस में। सो एक बार मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट की तरह होता है, मैनेजमेंट साइंस की तरह प्योर वे में नहीं है। तो मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्योर साइंस, बट मैनेजमेंट इज इक्वल टू इन एग्जैक्ट साइंस। और लास्ट है प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट। अब लास्ट पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं इसके बारे में। ओके, सो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब पहचान लेते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हम लेंगे एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है, पहचानिए क्या है पहले तो। आई होप गेस कर चुके होंगे, क्योंकि मैं अपनी आर्ट को तो बुरा नहीं बोलूंगी। सो दिस इज बेसिकली अ नेक पीस या फिर नेकलेस, जो मर्जी बोल लीजिए, माला, अगर कोई नेक पीस या नेकलेस नहीं समझता उनके लिए, अलग अलग मोतियों से मिलके ये माला बनी है। यहाँ पे क्या आप पहचान सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क किसका है पूरे उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है जिसने ये माला पूरी फॉर्म करके रखी है? द आंसर इज इस धागे का। अगर ये धागा नहीं होता तो ये मोती कहीं 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 बिखर रहे होते। सीरियल्स में देखते हैं ना कि किसी का मंगलसूत्र टूट जाता है तो वो धागा टूटता है और पूरे मोती ऐसे खराब हो जाते हैं, मतलब इधर उधर गिर जाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने पूरी मोती की माला को समेट के रखा हुआ है, साथ रखा हुआ है, वो है ये धागा। अब आप बोलेंगे मैम फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस चल रही हैं या ज्वेलरी डिजाइनिंग की क्लासेस चल रही हैं? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इट्स जस्ट आई एम मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये धागे का जो रोल है ना, यही है बिजनेस में कोऑर्डिनेशन का रोल। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इस धागे की तरह काम करता है। ये जो मोती आप देख रहे हैं ना, ऐसे मानिए ये पहला मोती हमारा है प्लानिंग का, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, प्लानिंग का, दिस का, दैट का, ये सारे मोती हैं। और कोऑर्डिनेशन का धागा इन सबको साथ मिलके काम करने पे मजबूर करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू धागा जिसने माला पिरो रखी है। देखिए वैसे तो बोला जाता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में एक और फंक्शन आना चाहिए था जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि हम इसे
अलग रख ही नहीं सकते थे, बट क्योंकि ये फंक्शंस में फिट नहीं हो पाया तो इसे हमने बोल दिया मैनेजमेंट का एसेंस। तो जब भी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात होती है यही वर्ड्स यूज होते हैं, मैनेजमेंट का एसेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी को, मैनेजमेंट के हर फंक्शन को, मैनेजमेंट के हर फीचर को साथ लेके चलने का काम करता है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके कुछ फीचर्स और इंपॉर्टेंस हैं। लेट मी टेल यू पीपल पहले फीचर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखिए ऐसे मानिए ये जो अलग अलग मोती आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग इंसान हैं। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ये अलग अलग इंसान हैं जो अपना 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 काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की मदद से ये जो अपना अपना काम चल रहा है ना, इनको हम कंबाइन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टूवर्ड्स लेके जाते हैं। सो फर्स्ट तो यही पॉइंट आ जाता है कि ग्रुप एक्टिविटीज को कंसाइल करने का, मिलाने का, इंटीग्रेट करने का काम हमारा कोऑर्डिनेशन करता है। सो ये जितने भी चीज मतलब मोती हैं, इनको मान लीजिए ये आप लोग हैं और इन लोगों को साथ मिला के साथ आगे ले जाने का काम कोऑर्डिनेशन का रहता है। सो फर्स्ट फीचर विल बी दैट ओनली। सेकेंड है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब जब तक इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनका काम कोई सक्सेसफुल नहीं रहेगा। एक प्रोजेक्ट बनाना था स्कूल के लिए, पूरे प्रोजेक्ट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांट लिया और 6 अलग अलग बच्चों को दे दिया। ये फर्स्ट पार्ट बना रहा है प्रोजेक्ट का, ये सेकेंड बना रहा है, ये थर्ड बना रहा है, ये फोर्थ बना रहा है, ये फिफ्थ बना रहा है। अब ये लोग आपस में बैठे ही नहीं, इन्होंने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया, तो अब ये क्या आधा आधा पार्ट दिखाएंगे प्रेजेंटर को? खराब हो जाएगी ना चीज। तो अगर आपको इसको पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना है तो आपको कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा अपने ग्रुप मेंबर से। मेरे एमएसओपी में ऐसा हुआ था। सीएस में एमएसओपी रहता है 15 दिन का, मतलब इंस्टीट्यूट द्वारा एक कंडक्ट मतलब वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। हम 5-6 लोग थे, लेकिन हम 5-6 लोगों को टाइम ही नहीं मिला। हम अपना अपना पार्ट रिहर्स कर रहे हैं, बट हम कभी इकट्ठे बैठ के रिहर्सल ही नहीं कर पाए। फिर ऑब्वियसली पहचान सकते हो क्या ही हुआ होगा स्टेज पे, बस वही हुआ था। सो कोऑर्डिनेशन हर किसी के एक्शन को इकट्ठे मिला के यूनिटी प्रोवाइड करती है और उसे ग्रुप गोल्स के टूवर्ड्स लेके जाती है। फिर है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगेन मैनेजमेंट जैसे है, मैनेजमेंट जैसे चलती रहती, कभी रुकती नहीं है। कोऑर्डिनेशन भी हमेशा चलते रहना चाहिए। जहां कोऑर्डिनेशन रुका, धागा टूटा, मोती सारे बाहर हो गए। जैसे वो वही सास बहू वाले सीरियल्स में होता है ना, वो टूटता है मंगलसूत्र, बस वही वाला केस हो जाएगा। फिर ऑल परवेसिव, ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वाले कोऑर्डिनेशन करेंगे, कि टॉप लेवल वाले अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा मिल रहा है। नहीं, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक इंसान को, हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सो इट्स अ ऑल परवेसिव थिंग, मतलब हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, डिपार्टमेंट पे दिस थिंग विल बी एप्लीकेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये बोलते हैं एक मैनेजर कोऑर्डिनेट कर ले तो ऐसे नहीं है कि पूरा काम चल जाएगा। सारे मैनेजर्स को, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हो, सेल्स डिपार्टमेंट को हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हो, नॉर्मल मैनेजर हो, इन सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये एक बंदे का काम नहीं होता, ये सबका काम होता है। सी कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठे मिलके चलना, इकट्ठे मिलके कुछ काम करना, ठीक है। तो उसमें एक इंसान कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और डेलिब्रेट फंक्शन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाती है, इसे जानबूझ के करवाना पड़ता है। अगर आपको चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज ना हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, आपके ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करे, तो आपको ये चीज इंसर्ट करनी पड़ती है, अपने आप नहीं हो जाती है। सो इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन। अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट पे। 3 ही इंपॉर्टेंस है, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और थर्ड है स्पेशलाइजेशन। चलिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। देखिए जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, ओहो ये तो कलर ही नहीं सेलेक्ट हो पाता, ओके। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, मतलब वहां पे
और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स में स्टार्टिंग में बोलती हूँ हम 5-6 टीचर्स थे, ठीक है, बहुत मस्ती करते थे, बहुत मज़ा करते थे। फिर ये टीचर्स हुए 10, फिर हुए 12, और अब तो पता नहीं कितने सारे हैं, अब तो मैंने गिना भी नहीं बहुत टाइम से, आप ही बता देना कितने हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो और लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। अब मैं एमबी के बारे में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, 3-4 लोग होते हैं तो साथ में लंच करना, मस्ती करना, चाय पीना। फिर 8-9 हो जाते हैं तो 2-2 ग्रुप्स बन जाते हैं। फिर 12-15 हो जाते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 ग्रुप्स बन जाते हैं। फिर ऐसे सेग्रीगेट होने लग जाते हैं। यही होता है ना। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे नए नए लोग ऐड होंगे, नए नए लोगों की सोच होगी, उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग होगी मतलब वो अलग होना शुरू हो गए हैं। पर ये नुकसानदायक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको रिकंसाइल करवाना, इनको साथ लेके आना, इनको इंटीग्रेट कराना किसका काम होता है? ये होता है हमारे कोऑर्डिनेशन का काम। सो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं हो। कोऑर्डिनेशन करेगा। सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखिए पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एमबी का ही अगेन एग्जांपल देती हूँ, पहले ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी तो क्या एससीओ टीम, क्या ये टीम, क्या वो टीम, सब एक जैसे ही थे, ठीक है, कोई कुछ भी काम कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी हो रही है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि ये एससीओ टीम हो गई, ये इधर बैठेगी, ये स्लाइड टीम हो गई, ये इधर बैठेंगे, ये टीचर्स हैं, ये इधर बैठेंगे, ये टीम है, ये इधर बैठेगी, वो टीम है, वो उधर बैठेगी। कैमरामैन, सॉरी कैमरामैन को कैसे भूल सकती हूँ मैं, बुरा मान जाएंगे हमारे कैमरामैन। सो कैमरामैन की अलग टीम हो गई, वो उधर बैठेगी। तो ऐसे फंक्शन वाइज हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें हो सकता है कैमरामैन वाले बोले टीचर्स वाला ग्रुप तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टीचर्स बोले स्लाइड वाले कभी सुनते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है, स्लाइड वाले बोले एससीओ वाले दिमाग खा जाते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। तो आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मतभेद हो रहा है। टीम वाइज जैसे ही आपकी ग्रुपिंग हुई, आपने अपने आप को अलग कर लिया, साइडलाइन कर लिया। अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन बीच में आएगा तो इन सबको साथ मिला के चलेगा, एज अ टीम मैग्नेट ब्रेन्स कहलाई जाएगी, ना कि अलग अलग स्लाइड टीम, दिस एंड दैट टीम, ठीक है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन जैसे ही क्रिएट होता है, फंक्शंस वाइज जैसे ही हम डिवीजन करते हैं, कोऑर्डिनेशन का रोल और इंप्रूव हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है, और उनको आना पड़ता है बीच में सबको इकट्ठे रखने के लिए। देन है स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे स्पेशलिस्ट इंक्रीज होते रहते हैं, जैसे पहले मैंने बताया स्लाइड टीम वाले वही एसईओ का काम कर लेते थे, एसईओ वाले स्लाइड टीम का काम कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ गई है, एसईओ वाले अलग हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, स्लाइड टीम वाले अलग हैं, वो अपने स्पेशलिस्ट हैं। अब स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स लोगों की ना एक आदत होती है, वो सुनते नहीं है किसी, उनको लगता है तुम्हें ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है। ये आदत थोड़ी बहुत मुझ में भी है। कभी कभी स्लाइड टीम वाले मेरी कोई बात नहीं मानते तो मैं उनको यही बोलती हूँ, टीचर मैं हूँ, तुम हो, पढ़ाना किसका है, तुम्हें पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। हो जाता है फ्रस्ट्रेटिंग कभी भी, मतलब वो तो थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ आ जाती है कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मतलब आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, बट क्योंकि मैं ओवर द टाइम यही काम कर रही हूँ तो मैं उस फील्ड की ज़्यादा जानकारी रखती हूँ। आई एम एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस वर्ड बोल सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगेगा यार ये क्यों बीच में मुंह खोल रहा है, इसको ज़्यादा पता होगा या मुझे ज़्यादा पता होगा, वीडियो तो मैं बना रही हूँ ना। तो ऐसे में ये एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, विच इज़ बाउंड टू हैपन, ह्यूमन नेचर है। तो जब ऐसा एटीट्यूड आएगा, दो एक्सपर्ट्स आपस में एक दूसरे की एडवाइस लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो लोग तो बिल्कुल ही हो जाएंगे मैं सब जानता हूँ, है ना। तो वो चीज़ भी कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन काम करता है। स्पेशलिस्ट जैसे इंक्रीज होते हैं फर्म में, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की एडवाइस ले, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो ग्रोथ होती है जैसे ही, या फंक्शनल डिफरेंशिएशन होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, तीनों ही टाइम पे कोऑर्डिनेशन का रोल इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो टाइम होता है जब एक मोती दूसरे मोती के साथ नहीं रहना चाहता और धागा ज़बरदस्ती उन्हें साथ रखता है ताकि वो एक माला फॉर्म कर सके। और यहाँ पे माला कौन सी है हमारी, मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने ये सब पढ़ लिया है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया चैप्टर। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप आराम से इसे देख सको और इसका स्क्रीनशॉट ले सको। दिस इज कॉल्ड द माइंड मैप, ठीक है, इसे माइंड मैप बोलते हैं, जिसमें पूरा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। यही अच्छे से पढ़ लेना और यही वीडियो देख लेना।
ये वीडियो तो इतनी छोटी है, तुम 4 से 5 वर्ड भी देख सकते हो, तुम्हारे सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। और ऊपर से मैंने कीवर्ड सारे के सारे इंसर्ट किए हैं, तो वो भी तुम्हारे को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए सेकेंड चैप्टर का माइंड मैप लेके आऊँगी, बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये माइंड मैप की सीरीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो मैं बनाऊंगी वैसे, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसी लगी, रिस्पॉन्स कैसा है, सब बताना मुझे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो लिख देना। कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है स्किप हुआ, वैसे तो आई एम श्योर नहीं हुआ है, लेकिन कोई हुआ है तो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।